नमस्कार, आप सबों का वंस अगेन बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न की एक बेहतरीन सीरीज शुरू करेंगे। पिछले कई वीडियो में इस तरह के प्रश्न की सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। आप पिछले वीडियो में जाइए और प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन कोटेशन के साथ। हिम्मत हारने वालों को रास्ते छोटे नजर आते हैं। हिम्मत हारने वालों को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते खत्म ही नहीं होते। तो लेट्स स्टार्ट ऑन क्यूज विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकेंड आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन, सॉल्व विथ मी। चलिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बारे में प्रश्न है। ओपेक के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में पेट्रोलियम निर्यातक देश कहते हैं, इसके संबंध में पहला ऑप्शन ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और कतर इसके संस्थापक सदस्य थे। इज इट राइट? दूसरा है कि विश्व तेल आउटलुक सालाना जो है ओपेक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट? फाइंड आउट विदाउट हैविंग ऑप्शन। सबसे पहले बिना ऑप्शन के सॉल्व कीजिए। तो ओपेक के जो संस्थापक सदस्य थे शुरुआत में, वो 5 तो थे, लेकिन क्या इसमें यही देश थे? आई थिंक वेनेजुएला कहाँ गया? वेनेजुएला, तो वेनेजुएला को आप मत छोड़िए, बल्कि ये भी उसके मूल संस्करण में था, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड जो है विश्व तेल आउटलुक, इसी के द्वारा निकाला जाता है। चलिए, इसके बारे में हम लोग एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन 14 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर पैनल गवर्नमेंट, ठीक है। और 60 के दशक में बगदाद में इसका गठन हुआ। इस समय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला था। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है। 65 में इसका मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया में है। 65 से, इससे पहले अब कहाँ था आपको पता होना चाहिए। 2007 से हर साल वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट इसके द्वारा हर साल निकाला था। वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय एवरी ईयर बाय ओपेक, ओके। ताकि ओवरऑल मध्यम काल, दीर्घ काल में कितना तेल की जरूरत हो, विश्व का क्या मांग है, कितनी सप्लाई शॉक हो जा रही है, एवरीथिंग कैन बी एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है। नोबेल पुरस्कार जो 2020 में मिला है स्पेशली फॉर रसायन विज्ञान के लिए, उसके संदर्भ में है। रसायन विज्ञान में 2020 में नोबेल पुरस्कार क्रिस्पर जीन संपादन तकनीक को दिया गया। तो 2020 का जो नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में मिला है क्रिस्पर जीन तकनीक के लिए, उसके संपादन को, बाकी इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं? क्रिस्पर जीन टेक्नोलॉजी, ओके। देखिए, वर्तमान में क्रिस्पर जीन टेक्नोलॉजी का उपयोग कैंसर के इलाज में क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। क्या ये कैंसर के इलाज के लिए अभी इस्तेमाल हो पा रहा है? क्रिस्पर का संपादन आधारित जीन थेरेपी को सीधे मानव शरीर में घुसेड़ा या प्रशासित नहीं किया सकता, मतलब प्रोसेस नहीं किया सकता है। इज इट राइट? जब कैंसर के इलाज से संबंध है क्रिस्पर जीन थेरेपी, तो ये और ये एक दूसरे का कंट्राडिक्ट तो हो नहीं सकता है। तो थिंक अबाउट इट। जी हाँ, इसका सही जवाब है पहला। कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल हो रहा है क्रिस्पर जीन टेक्नोलॉजी का, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मनुष्यों के शरीर में सीधे हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग। सो 1 एक ही सही है। चलिए, इसके बारे में जानते हैं। क्रिस्पर जीन टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसको 2020 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और CAR-T नाम का थेरेपी जो है, वो अभी ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, ठीक है। इसको इम्यूनोथेरेपी की सहायता से आनुवांशिक रूप से
टी कोशिकाओं को संशोधित करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है आजकल। और ध्यान रहे, क्रिस्पर जीन टेक्नोलॉजी का उपयोग 2020 में जीन संपदा चिकित्सा सीधे शरीर में प्रशासित की जा रही है, ठीक है, इन विवो जीन संपादन में। तो क्रिस्पर जीन टेक्नोलॉजी 2020 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में, ठीक है। एवरीथिंग विल रिमेंबर समथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट है, जो मोतिहारी से अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाया जाएगा या बिछाया जा रहा है या जाएगा या जाए चुका है, किसके किसके बीच में है? इज इट भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल और भारत चीन और नेपाल? ये जो मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, मोतिहारी जो है बिहार में है, पता होना चाहिए आपको, और अमलेखगंज ये कहाँ पर है आपको जानना होगा। तो ये भारत और आई थिंक भारत और नेपाल के बीच में है, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में। चलिए इसके बारे में देखिए। पाइपलाइन बिहार के बेगूसराय जिला है, बरौनी रिफाइनरी अमलेखगंज तक। तो चंपारण जिले के रक्सौल सीमा में से लगता है, नेपाल के ईंधन परिवहन की लागत को भारी कमी कर देगा। तो ओवरऑल समथिंग अबाउट इट, दैट्स सफिशिएंट फॉर इट। अगला क्वेश्चन है महासागर के डी ऑक्सीजनेशन के बारे में, डी ऑक्सीजनेशन ऑफ ओशियन। लेट्स समथिंग अबाउट इट। देखिए इसके बारे में आपको क्या अपनी जानकारी है। कार्बन डाइऑक्साइड के मानव जनित उत्सर्जन के कारण महासागर डी ऑक्सीजन, दुनिया के महासागरों में ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्रों की अधिकतम कमी, मतलब महासागरों में ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्रों की अधिकतम कमी है। ऑक्सीजन जो है गर्म पानी में कम घुलनशील है। समुद्र के पानी के जिन क्षेत्रों में घुलित ऑक्सीजन कमी होती है उन्हें एनॉक्सी पानी कहा जाता है, एनॉक्सी वाटर, एनॉक्सिया। तो थिंक अबाउट इट। आई थिंक इतने ऑप्शन है ना, जी हाँ, 1 2 3। थिंक अबाउट इट। डी ऑक्सीजनेशन ऑफ ओशियन, डी ऑक्सीजनेशन ऑफ ओशियन। आई थिंक पहला ऑप्शन तो सही है, ऑक्सीजन गर्म पानी में कम घुलता है, ये भी सही है। और समुद्र के पानी के जिन क्षेत्रों में घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको एनॉक्सिया जोन कहते हैं, या एनॉक्सिया पानी। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। ओह वाओ, दिस इज रॉन्ग। 2 और 3 सही दिया हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मानव जनित उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप डी ऑक्सीजन दुनिया के महासागर में ऑक्सीजन के न्यूनतम क्षेत्रों की कमी नहीं, अधिकतम है, अधिकतम है आई थिंक। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के मानव जनित उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप महासागर में ऑक्सीजन डी ऑक्सीजन दुनिया के महासागर ऑक्सीजन के न्यूनतम क्षेत्रों का विस्तार है, अधिकतम नहीं, न्यूनतम क्षेत्रों का विस्तार है, ऑक्सीजन के न्यूनतम क्षेत्रों का विस्तार है। परिवर्तन काफी तेजी से हुआ है। महासागर डी ऑक्सीजनेशन महासागर उत्पादकता, पोषक तत्वों की साइकिलिंग और कार्बन साइकिलिंग और समुद्री आवासों के निहितार्थ हैं। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि एक अन्य ग्रीन हाउस गैस है, इससे गर्मी बढ़ती है, महासागरों द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है और इससे गर्म जब होगा तो गर्म जल भी तो गर्म हो जाएगा। तो गर्म महासागर ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन गर्म पानी में कम घुलनशील हो जाता है और समुद्र के तापमान के चालित जो स्टेरिफिकेशन होता है, स्तरीकरण के माध्यम से जो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन उत्पन्न होता है उसको रुक जाता है। एनॉक्सी पानी में समुद्र के पानी, ताजे पानी या फिर भूजल क्षेत्र के जो क्षेत्र हैं ऑक्सीजन से कम हो जाते हैं, इसको हाइपोक्सिया की अधिक गंभीर स्थिति होती है। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके सवाल है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के हाल ही में 25 साल के अंतराल के बाद कोल्ड फ्यूजन में फिर से शुरू किया गया है। तो ये कोल्ड फ्यूजन के बारे में पूछा जाएगा। कोल्ड फ्यूजन के संबंध में, कोल्ड फ्यूजन को लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहा जाता है, लो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है कोल्ड फ्यूजन को। और इसी के संबंध में है कि ITER यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर
कोल्ड फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है? ये जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर है, क्या ये कोल्ड फ्यूजन के सिद्धांत पे काम करता है? और महासागरों में जो हाइड्रोजन की जो बहुतायात है, वो कोल्ड फ्यूजन के ऊर्जा के रूप में एक तरह से संभावित भविष्य की बना सकता है। तो महासागर में जो हाइड्रोजन है बहुत ज़्यादा में है, आपको पता होगा जल में हाइड्रोजन घुला होता है, और इसके बहुतायत के कारण कोल्ड फ्यूजन में ऊर्जा को कहीं ना कहीं भविष्य के लिए बनाया सकता है। इसको ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में आपको दूसरा स्टेटमेंट पे फोकस करो। देखिए कोल्ड फ्यूजन, दूसरा ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि ये कोल्ड फ्यूजन के सिद्धांत पे काम नहीं करता है, गलत। तो पहला और तीसरा जो होगा वो सही होना चाहिए, सी इज द राइट। तो इसके बारे में आपको टोकामाक सिद्धांत, उसी के सिद्धांत पे काम करता है। आईटीआर जो है, आईटीआर इंटरनेशनल थर्मल जो एक्सप्लोजन रिएक्टर जो है, एनर्जी रिएक्टर, थर्मल एनर्जी रिएक्टर सिद्धांत जो है, वो टोकामाक सिद्धांत पे काम करता है, ना कि ठंडे संलयन पर। अगला क्वेश्चन है बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के संबंध में। एनटीसीए वन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। ओके, एनटीसीए क्या ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? क्या इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार गठित किया गया है? और एक टाइगर के जो आसपास के जो क्षेत्र है, स्थानीय लोगों की आजीविका के हितों को संबोधित भी करता है। और चौथा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में स्थापित किया गया है। इसमें तो आपको इजीली एलिमिनेट किया सकता है। चौथा स्टेटमेंट में फोकस कीजिए जरा सा, उस पर ध्यान दीजिए। क्या ये एनटीसीए की अध्यक्षता पर्यावरण और वन मंत्री करता है? जी नहीं, इसकी अध्यक्षता हमारे पीएम करते हैं। तो चौथा खत्म, चौथा खत्म, चौथा खत्म, 1 2 3 इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से ये गलत है, क्योंकि एनटीसीए का गठन जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हुआ, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ना कि दूसरा काटिए। मेरे ख्याल से 1 3 4 सही है। देखिए, तो 1972 के बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत एनटीसीए का गठन किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, और 2006 में संशोधन किया गया था बाघ संरक्षण को मजबूत करने के लिए और इसकी शक्तियों के कार्यों के लिए। अब आप ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन पर। प्रश्न है कि आरबीआई के मुनाफे में वृद्धि कर सकता है कौन कौन सा? आरबीआई वाणिज्य बैंकों को दिए गए ऋण में अगर वृद्धि कर दे, आरबीआई द्वारा आयोजित जो गोल्ड है उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए। आयोजित का मतलब तो आरबीआई के पास भी तो बहुत सा गोल्ड रिजर्व है, उसमें अगर एप्रिसिएशन हो जाए, रुपये के संबंध में आरबीआई के द्वारा आयोजित या जो लिंक है विदेशी मुद्रा के मूल्य में प्रशंसा, प्रशंसा मतलब एप्रिसिएशन, यहाँ प्रशंसा का मतलब एप्रिसिएट कर जाए। तो अगर रुपये का मूल्य में एप्रिसिएशन होगा तो रुपये का मूल्य डॉलर की तुलना में कम ज़्यादा, तो समझ है कि आरबीआई के द्वारा जो विदेशी मुद्रा धारित है वो स्वाभाविक है। अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो आपका आरबीआई को फ़ायदा होगा, बिल्कुल सही है। आरबीआई के गोल्ड में अगर मूल्य में वृद्धि होगा तो भी है, और आरबीआई अगर वाणिज्य बैंकों को उधार देगा अधिक से अधिक तो उसमें इंटरेस्ट मिलेगा उसको रिवर्स रेपो रेट के रूप में, जो अल्प अवधि के लिए होता है, और भी तरह तरह के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो तीनों सही है। आरबीआई द्वारा ऋण में वृद्धि, आरबीआई की संपत्ति में वृद्धि है। आरबीआई को दिए गए ऋणों को ब्याज मिलता है,
जिससे वो मुनाफा बढ़ेगा। रुपये के संबंध में सोना हो या विदेशी मुद्रा हो, अगर उसके मूल्य में वृद्धि होती है तो भी आरबीआई को मुनाफा होगा, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन भंडार या फिर आरबीआई की जो वर्तमान परिसंपत्ति है उसका मूल्यांकन बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है, आपको विचार करना है कि केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख के लिए आर्थिक मामलों का विभाग एक नोडल विभाग है। मतलब भारत सरकार में जो सार्वजनिक वित्त प्रबंधन होता है, क्या वो आर्थिक मामलों का विभाग करता है? और वह विभाग ने एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट आर्थिक प्रबंधन के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर असर रखने वाले देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने और निगरानी करने के लिए केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है। तो विचार कर लिया होगा आप लोगों ने। केंद्र सरकार के सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली की देखरेख के लिए जी नहीं, ये दोनों एक दूसरे को फ्लिप कर दिया गया, एक दूसरे को उल्टा दिया गया, एक का दो का दो। तो बात करते हैं, इसमें दोनों गलत है। केंद्र सरकार में जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन होता है वो वास्तव में वह विभाग नोडल विभाग द्वारा होता है। वह विभाग जो है वो केंद्र सरकार के वित्त प्रबंधन के, देखिए प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट अच्छा से हो, खर्चा पे निगरानी को तो कौन रखेगा? वह विभाग रखेगा ना। और आर्थिक मामलों का जो विभाग है, जो आर्थिक प्रबंधन के साथ साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पहलुओं पर असर रखता है, उसकी आर्थिक नीतियों का कार्यक्रम को तैयार करता है केंद्र सरकार की नोडल में। तो आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट वित्त प्रबंधन करेगा, और जो आर्थिक मामले का जो विभाग है, ठीक है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, दैट इज जो इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसका रोल होता है आर्थिक प्रबंधन करना, ना कि वित्त प्रबंधन करना। और ये केवल भारत स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी की तरफ काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यवर्ती इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। इंटरमीडिएट गुड मध्यवर्ती सामान डब्ल्यूपीआई का हिस्सा है, मध्यवर्ती सामान सीपीआई का हिस्सा नहीं है। कौन सा कथन सही है? अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा, दूसरा सही तो दूसरा पहला गलत होगा। तो आपको पता होगा इंटरमीडिएट गुड जो है वो मध्यवर्ती वस्तु जो होती है वो डब्ल्यूपीआई का हिस्सा है, और मध्यवर्ती सामान जो है वो सीपीआई का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही है दोनों। तो सीपीआई की टोकरी में जो होता है, कौन सी टोकरी, मतलब एक बास्केट होता है, उस बास्केट में सीपीआई में शिक्षा होता है, आवास होता है, चिकित्सा होता है, मनोरंजन होती है, ओके। और डब्ल्यूपीआई की टोकरी में जैसे कि आपको इनपुट मध्यवर्ती सामान जैसे कि खनिज, बनवादी वस्तु, मशीन, सब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है ना। इसको और भी डिफाइन करके आप रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो मध्यवर्ती गुड्स डब्ल्यूपीआई का हिस्सा होता है, ना कि सीपीआई का। कार्टोसेट 3 के बारे में प्रश्न है। कार्टोसेट 3 जो कि एक उन्नत पृथ्वी इमेजिंग और मैपिंग उपग्रह है। इसरो के रॉकेट PSLV-X द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मल्टी सेक्टरल क्षमताएं भी है, जो दुश्मन के ठिकानों और आतंकी हब पर एक तरह से सूक्ष्म नज़र रख सकता है, उसको जूम करने की सहायता भी कर सकता है। तो कार्टोसेट 3 जो है एक उन्नत पृथ्वी इमेजिंग मैपिंग उपग्रह है, बिल्कुल सही है। इसरो के रॉकेट PSLV-XL के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और मल्टी स्पेक्ट्रल क्षमताएं भी है, जो इतना जूम करके दिखा सकती है छोटी छोटी चीज़ों को भी। तो कहीं ना कहीं सैन्य संगठन में और आतंकी हब पर एक तरह से नज़र रख सकती है। तो ये तीनों के तीनों का कथन सही है। इसरो ने घोषणा किया है कि मौसम की स्थिति के अधीन कार्टोसेट 3 PSLV-47 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कार्टोसेट 3 जो है देखा जाए तो ये पृथ्वी की इमेजिंग और मैपिंग उपग्रह है, और सेना की अंतरिक्ष निगरानी को बढ़ावा देगा। इसरो का रॉकेट PSLV-XL अमेरिका से कार्टोसेट 3 के 13 वाणिज्य नैनो उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है एंजल टैक्स के बारे में विचार करना है। एंजल टैक्स 2012 से पेश किया जा रहा है बजट में। एंजल टैक्स निवेशकों को जो लिस्टेड नहीं बल्कि नॉन लिस्टेड कंपनियों के द्वारा जुटाई गई पूंजी पर एक तरह से आयकर है, इनकम टैक्स है ये एंजल टैक्स। और एंजल टैक्स जो है, एंजल निवेशक एक संपन्न व्यक्ति होता है जो वो स्टार्टअप के पूंजी प्रदान करता है और आमतौर पर ऋण या फिर इक्विटी में भाग लेता है। एंजल टैक्स, सबसे पहली बात तो एंजल टैक्स को 2012 में लॉन्च किया गया।
लाया गया ताकि जो कर चोरी हो रही थी बहुत भारी मात्रा में, डायरेक्ट टैक्स, जी हाँ, ये डायरेक्ट टैक्स है, यानी इनकम टैक्स से है, जो खास करके जो नॉन लिस्टेड कंपनियां होती हैं, और ये एंजल निवेशक जो होते हैं एक मतलब बहुत हाईली प्रोफाइल लोग होते हैं, जिसके पास बड़ी संपत्ति होती है, अकूत संपत्ति होता है, और ये छुप छुप कर नॉन लिस्टेड स्टार्टअप वाले जो काम है उस पर पैसा या इक्विटी में काम करते हैं या लगाते हैं। एंजल टैक्स को सन 2012 में बजट के जो उस समय वर्तमान जो भी हो, एक तरह से लॉन्ड्रिंग जो फंड हो रही थी उसको रोकने के लिए लाया गया था, ताकि लॉन्ड्रिंग होना, मुद्रा का लॉन्ड्रिंग होता है ना, वैध मनी को अवैध मनी, अवैध मनी को वैध मनी, किस तरह से कन्वर्ट किया था। एंजल टैक्स एक आयकर है, इनकम टैक्स की तरह, जो निवेशक को अनलिस्टेड कंपनियों द्वारा शेयरों के मुद्दे से जो लाभ होता है उस पर दिया जाता है। यदि बेचा गया शेयर और उसके शेयर के मूल्यों के बीच जो बाजार मूल्य से अधिक हो तब, तो ये मार्केट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया, दोनों का डिफरेंस जो होता है उसी डिफरेंस पे आपको टैक्स लगता है, एंजल टैक्स। और एंजल निवेशक एक संपन्न व्यक्ति होता है जो एक व्यवसाय, खास करके स्टार्टअप के लिए पूंजी देता है और कभी कभी लोन या फिर इक्विटी के बदले के रूप में भी भाग लेता है। नेक्स्ट, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोष के बारे में है। कृषि अवसंरचना कोष, कृषि अवसंरचना कोष के बारे में विचार करना आपको। देखिए, यह किसानों के लिए फार्म गेट बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए केंद्र क्षेत्र की योजना है। ध्यान से सुनिए, केंद्र क्षेत्र की योजना बोला है। फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचे, सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए, परियोजनाओं के लिए एक तरह से ऋण प्रदान करेगा। तो बड़े बड़े परियोजनाओं में आप अगर बड़का बड़का ऋण लगाना चाहते हैं तो आपको पैसा कहाँ चाहिए, निवेश चाहिए, तो आपको ऋण मिलेगा इसके माध्यम से। इस वित्तीय पोषण की सुविधा के तहत सभी ऋण 3 करोड़ तक की सीमा तक 3% प्रति साल ब्याज लगेगा। 3 करोड़ की सीमा है, 3% सीमा है। और इस योजना के तहत जो ऋण होगा, कौन कौन ले सकता है, इस ऋण का फायदा जो है, इस लोन कौन कौन ले सकते हैं, तो किसान उत्पादक संगठन एफपीओ, स्वयं सहायता समूह एनजीओ, किसान, और जो एलएलपी होता है, लिमिटेड लाइफ पार्टनरशिप एलएलपी को मिलता है। काफ़ी बड़ा हो गया। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिए सभी ऋण है, सभी ऋण 3 करोड़, गलत होगा, 2 करोड़ है, ऐसा 1 करोड़, जो भी हो 3 करोड़ तो नहीं है। फसल कटाई के बाद बुनियादी संरचना और सामुदायिक कृषि विकास के लिए कहीं ना कहीं ऋण मिलेगा, बिल्कुल। इसमें सब कोई आ सकता है, मतलब एफपीओ है, एनजीओ है, और बहुत से लोग हैं। तो उसमें 2 को छाट दिया तो मैंने, तो अब ऑटोमेटिक ए का 4 आंसर हो गया। ए इज द राइट आंसर या डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, 1 2 4, तीसरा गलत था। तो किसानों के लिए फार्म गेट बुनियादी ढांचे का निर्माण, 1 लाख करोड़ रुपया तक का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोष की बात की गई है। एक वित्तीय पोषण है, केंद्र सरकार की योजना है, बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार की योजना है, ये केंद्र क्षेत्र योजना है, और औपचारिक रूप से इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें बैंक जो है, वित्तीय संस्थान जो है, खास करके प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, विपणनकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता को, किसानों को, एलएलपी को, बहुउद्देशीय परियोजनाओं वालों को, स्टार्टअप वाले को, स्थानीय निकायों वालों को 1 लाख करोड़ रुपया का ऋण मिलने वाला है। और ध्यान रहे, इस वित्त पोषण की सुविधा के तहत 2 करोड़ रुपये तक की सीमा तक 3% लगेगा ऋण इंटरेस्ट रेट, 2 करोड़ रुपये, ना कि 3 करोड़। Okay, next question from NTCA. NTCA, that means National Tiger Conservation Authority, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है।
एनटीसीए टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आजीविका के हितों को संबोधित करता है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में स्थापित किया गया है। कौन सा कथन सही है अबाउट एनटीसीए? क्या यह वैधानिक निकाय है? 1986 के तहत गठित किया गया है और ये स्थानीय आजीविका को संबोधित करता है, तो ये तो सही है। एनटीसीए के जो अध्यक्ष होते हैं वो पर्यावरण वन मंत्री की अध्यक्षता में होता है, लेकिन इसको 1986 के तहत प्रावधानों को तहत तो गठित नहीं किया गया है। आई थिंक दिस इज इनकरेक्ट। तो एनटीसीए का गठन जो है वो एनटीसीए वास्तव में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत गठित किया गया है, इसलिए 2 को काट दीजिए, बाकी रहा तो सब के सब सही है। लेट्स सी। देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित किया गया है और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसके अलावा इस अधिनियम के जो शक्तियां हैं ऊपर बताया जा चुका है। आरबीआई के मुनाफे की वृद्धि के कारण हो सकते हैं कौन कौन? आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण में वृद्धि कर दे तब, आरबीआई द्वारा जो गोल्ड है उसके मूल्य में एप्रिसिएशन हो जाए, मतलब गोल्ड जो आरबीआई के पास रिजर्व करेंसी की या रिजर्व जो गोल्ड है अगर उसके वैल्यू में एप्रिसिएशन हो जाए, और रुपये के संबंध में अगर आरबीआई के द्वारा जो विदेशी मुद्रा है उसके मूल्य में एप्रिसिएशन कर जाए, तो इसमें से कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण आरबीआई को फायदा हो सकता है? तो आरबीआई अगर वाणिज्य बैंकों को अधिक से अधिक ऋण देगा तो उस पर ब्याज अधिक मिलेगा, लाभ अधिक होगा। आरबीआई के द्वारा जो अर्जित या फिर का रखा गया गोल्ड है उसके मूल्य में एप्रिसिएशन, वो भी फायदा होगा। और साथ साथ विदेशी मुद्रा में अगर एप्रिसिएशन हो जाए विद रिस्पेक्ट टू रूपी, तो इससे भी फायदा होगा। तो आरबीआई के द्वारा ऋण में वृद्धि करने के कारण क्या है कि सबसे अधिक तो ब्याज मिलेगा, अधिक से अधिक लोन, अधिक से अधिक ब्याज, अधिक से अधिक ऋण देने के कारण। रुपये के संबंध में सोना हो या विदेशी मुद्रा हो उसके मूल्य में एप्रिसिएशन आरबीआई के मुनाफे को बढ़ाती है, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन भंडार या फिर आरबीआई के वर्तमान परिस्थितियाँ परिसंपत्तियों का मूल्यांकन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के संबंध में। देखिए, केंद्र सरकार के जो सार्वजनिक वित्त प्रबंधन है उसका देखरेख आर्थिक मामलों का विभाग करता है, यानी इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, और वह विभाग आर्थिक प्रबंधन के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर नजर रखता है और देश की आर्थिक नीति और कार्यक्रम तैयार करता है। विच आर द करेक्ट? तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ऊपर एक दूसरे को फ्लिप कर दिया गया है। वास्तव में केंद्र सरकार में जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की जो देखरेख होती है वो व्यय विभाग के द्वारा होता है, जबकि आर्थिक प्रबंधन हो, चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा होता है। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, दोनों इनकरेक्ट है। तो केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन की देखरेख वास्तव में व्यय विभाग यानी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के द्वारा, जबकि आर्थिक मामलों के जो विभाग होते हैं वो आर्थिक प्रबंधन के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पहलू पर असर रखने वाले देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हैं और साथ साथ उस पर निगरानी भी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूपीआई का क्या मध्यवर्ती जो वस्तु हैं वो डब्ल्यूपीआई का हिस्सा है? क्या मध्यवर्ती वस्तु सीपीआई का हिस्सा नहीं है? तो मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती है जिसको आगे किसी और प्रोसेस के माध्यम से वैल्यू एडिट किया जा सकता है, तो जी हाँ, डब्ल्यूपीआई जो होता है वो उसी का मतलब मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं, चाहे खनिज हो, बिजली हो, ठीक है, और कच्चे माल हो, इसका उपयोग करके मतलब होलसेल प्रोडक्शन होता है। तो और मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं वो सीपीआई का हिस्सा नहीं होती है, क्योंकि कंज्यूमर जो होते हैं उसका डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं
तो लेट्स सी समथिंग दोनों करेक्ट हैं। सीपीआई की टोकरी में शिक्षा होता है, आवास होता है, चिकित्सा, देखभाल, मनोरंजन, सेवाएं होती है शामिल। जबकि डब्ल्यूपीआई में जो इनपुट होता है वो खास करके विनिर्माण प्रोडक्ट होता है और मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, चाहे खनिज हो, धातु हो, मशीन हो इत्यादि। कार्टोसैट 3 के बारे में। कार्टोसैट 3 एक उन्नत इमेजिंग पृथ्वी का एक उन्नत इमेजिंग और मैपिंग उपग्रह है और ये पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी मल्टी स्पेक्ट्रल क्षमताएं हैं जो दुश्मन के ठिकानों और आतंकी हब पर जूम करने में मदद करती है। तो कार्टोसैट 3 के बारे में दिए गए कथन, जी हाँ, ये एक उन्नत इमेजिंग और मैपिंग उपग्रह है। इसरो के द्वारा पीएसएलवी एक्सएल द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और ये मल्टी स्पेक्ट्रल क्षमताएं जो कि दुश्मन के ठिकानों और आतंकी जो बड़े बड़े अड्डे होते हैं उसके स्थानों को जूम करके देख सकता है। तो तीनों कथन सही हैं। इसरो ने मौसम की स्थिति क्या जान के लिए कार्टोसैट 3 को लॉन्च किया है पीएसएलवी C47 के द्वारा। और कार्टोसैट्स जो है ये एक तरह से उन्नत इमेजिंग मैपिंग उपग्रह है और इसको पीएसएलवी अमेरिका से कार्टोसैट 3 लॉन्च किया गया है। एंजल टैक्स के बारे में क्वेश्चन है। एंजल टैक्स जिसको 2012 में बजट में लाया गया था, क्या एंजल टैक्स निवेशकों से जो असूचीबद्ध कंपनियां हैं उसके द्वारा जुटाई गई पूंजी पर एक तरह से इनकम टैक्स है। एंजल लोग वो होते हैं जो एक संपन्न व्यक्ति हैं जो व्यवसाय में या स्टार्टअप में पूंजी देते हैं या फिर आमतौर पर या तो लोन या फिर इक्विटी के हिस्सेदार होते हैं। विच आर द करेक्ट अबाउट एंजल टैक्स और एंजल निवेशक के बारे में। तो आई थिंक ऑल आर द स्टेटमेंट। एंजल 2012 में आया, बिल्कुल। एंजल टैक्स के निवेशक जो है असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी उस पर एक टैक्स भी लगाया जाता है जिसको हम लोग एंजल टैक्स के नाम से जानते हैं। और एंजल निवेशक बड़े बड़े संपन्न लोग होते हैं जिनके पास काफ़ी अकूत संपत्ति होती है जो स्टार्टअप के लिए पूंजी देते हैं और साथ ही साथ वो उनमें एक तरह से अपना या तो ऋण या तो स्वामित्व धारण करते हैं। सभी सही हैं। एंजल टैक्स को 2012 के बजट में लाया गया था क्योंकि काफ़ी मात्रा में फंड की लॉन्ड्रिंग हो रही थी। तो एंजल जो है एक प्रकार का आयकर है, इनकम टैक्स की तरह लगता है और ऐसे निवेशकों पर लगता है जो असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयरों के मुद्दे से जो पूंजी पर जो लाभ होता है यदि बेचा गया शेयर मूल्य और शेयरों की जो उचित बाजार मूल्य है उससे अधिक होता तब। और एंजल निवेशक तो संपन्न व्यक्ति होते हैं जो खास करके स्टार्टअप के लिए पूंजी प्रदान करते हैं और आमतौर पर परिवर्तनीय ऋण या फिर स्वामित्व के बदले उसमें सीमा हासिल होते हैं। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के बारे में प्रश्न है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष या किसानों के लिए फार्म गेट बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक केंद्र क्षेत्र की योजना है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दूसरा है कि फसल की कटाई के बाद बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं पर जो मतलब पॉसिबल है उसमें निवेश के लिए ऋण प्रदान करेगा। इस वित्तीय पोषण की सुविधा के तहत जितने भी ऋण हैं जो 3 करोड़ तक के हैं उस पर 3% का ब्याज लगेगा हर साल। और इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं जो एफपीओ हैं, स्वयं सहायता ग्रुप हैं, एनजीओ हैं और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होते हैं, जॉइंट पार्टनरशिप होते हैं, उनको मिलेगा। विच आर द करेक्ट अबाउट कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि फसल की कटाई के बाद बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए एक तरह से निवेश के लिए ऋण मिलेगा। सही बात है। वित्तीय पोषण की सुविधा के लिए सभी ऋणों पर 3 करोड़ नहीं भैया, ये 2 करोड़ है। 2 करोड़ की सीमा होगा तो उसमें 3% का ब्याज मिलेगा, तो ये गलत हो गया। इस योजना के तहत लाभ किसको किसको मिल सकता है? फूड तो किसान उत्पादक संगठन को, स्वयं सहायता समूह को और किसान और जो संयुक्त देता समूह है उनको इसका फायदा मिलेगा।
तो किसानों के लिए फार्म गेट पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अभी मतलब घोषणा किया गया है, और एक तरह से वित्तीय पोषण, और ये याद रखिएगा केंद्र क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दिस इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखने योग्य है कि इसमें क्या होगा, बैंक और जो वित्तीय संस्थान है उनके द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और बहुउद्देशीय जो सहकारी समितियां हैं, कृषि उद्यमी है, स्टार्टअप है, केंद्रीय और राज्य एजेंसियां हैं, उनको 1 लाख करोड़ रुपए का लोन अभी मिलने वाला है। इस वित्त पोषण की सुविधा के तहत 2 करोड़ जो तक की जो ऋण लेगा उसको 3% का प्रतिवर्ष ब्याज देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दवाओं, उपचार और चिकित्सा उपकरण के रेगुलेशन के संबंध पर विचार करना है, क्योंकि ये भी दवा में चर्चा है, वैक्सीन चर्चा में है, तो उसके कारण इसको बनाया गया है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो कोरोना वायरस और जो घुटने के जो प्रत्यारोपण होते हैं, दोनों का जो परीक्षण होता है, उसके जो किट होते हैं, उसका आयात ड्रग और कॉस्मेटिक अधिनियम के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के माध्यम से, चाहे वो कोरोना वायरस के किट हो या घुटने के जो ट्रांसप्लांट होते हैं उसके जो किट होते हैं जो बाहर से आता है, उस पर कौन सा एक्ट काम करता है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो इसका एक्ट का नाम क्या, ये ड्रग और कॉस्मेटिक अधिनियम एक्ट है। और दूसरा है कि एक वैक्सीन के जो नैदानिक परीक्षण होते हैं, जो ट्रायल होता है, उसकी मंजूरी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा की जाती है। तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, लेकिन सेकंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका परीक्षण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के द्वारा नहीं बल्कि CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कमीशन ऑर्गेनाइजेशन या कुछ है इस तरह से, देखते हैं क्या है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम के तहत और CDSCO ठीक है, CDSCO द्वारा उपचार और डिवाइस के नैदानिक परीक्षण को मंजूरी दी जाती है। केबुल लमजाओ पार्क के बारे में पूछा जा रहा है। केबुल लमजाओ पार्क इसके संदर्भ में कौन सा, यह 2 जिलों में फैला हुआ है। ओके, दूसरा है कि इसमें जो लुप्त प्राय हिरन है जिसको संगाई डियर कहते हैं, उसका प्राकृतिक संरक्षण स्थान है। ये फ्लोटिंग आइलैंड के रूप में जाना जाता है और जिसको पुंडी भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये 2 जिलों में कहाँ फैला है, ये तो एक ही जिला में फैला हुआ है। और रही बात कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड संगाई नहीं है, संगाई तो सिर्फ लुप्त प्राय है, गंभीर लुप्त प्राय नहीं है। फ्लोटिंग आइलैंड्स ये सही है, बस इसको पुंडी कहते हैं। तो C इज द राइट आंसर या B इज द राइट आंसर, 1 और 3 सही है, गलत दिया हुआ आंसर। तो केबुल लमजाओ पार्क जो कि मणिपुर में है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, और ये 1966 में लुप्त प्राय, ध्यान रहे लुप्त प्राय ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक हिरन का प्रावासित या प्राकृतिक आवास है केबुल लमजाओ। और ये तैरते हुए जो पुंडीज होते हैं, पुंडीज ये पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर राज्य की लोकटक झील के लिए विशेष है। ब्रिटिश शासन के दरमियान शिक्षा के विकास में जो निम्नलिखित घटनाएं हुई उन पर विचार करना है। अच्छा, और बताना है कि सबसे पहले इसमें कौन कौन हुआ। तो आपको पता होगा ब्रिटिश के द्वारा शिक्षाओं के जो प्रयास किए गए वो खास तो नहीं थे, लेकिन फिर भी एक तो मैकाले मिनट, सैडलर कमीशन, रेले आयोग, वुड डिस्पैच। तो सबसे पहले मैकाले मिनट आया था 1935 के आसपास। उसके बाद 1954 में वुड डिस्पैच आया। उसके बाद रेले कमीशन, उसके बाद सैडलर कमीशन। ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर होगा 1432, 1432। कोर्स ए इज द राइट आंसर। देखिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1935, तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 के जो एक्ट थे उसके तहत
1835 में कोशिश की गई एक गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ताकि भारत में शिक्षा और साहित्य पर कुछ खर्चा हो, धन का आवंटन हो। 1813 एक्ट में तो बोला था 1 लाख रुपये खर्चा करने का, पर ऐसा हुआ कि नहीं पता नहीं। फिर जाके 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच के माध्यम से कोशिश की गई कि प्रांत में शिक्षा के प्रशासन के लिए अलग अलग विभाग ही बना दिया जाए। फिर जाके 1857 में कलकत्ता में, मुंबई और मद्रास में कई विश्वविद्यालय स्थापना हुआ। फिर यूजीसी का स्थापना हुआ। अनुदान प्रणाली की बात की गई, मतलब 1854 के आसपास वुड डिस्पैच में ही बताया गया। 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में शासन था, वो पूरी तरह से क्राउन के हाथ में जब आ गया, तो भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज के आने पर ब्रिटेन में भारत के सचिव ने वुड डिस्पैच की शैक्षिक नीति की पुष्टि भी कर दी। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति और संभावनाओं की जांच करने के और उसमें सुधार करने के लिए कई प्रस्ताव और कई सिफारिशें हुई। उसी को ध्यान में रखते हुए 1902 में रैले कमीशन बैठा, और तब जाके 1914 में विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 1914 में विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में भारत विश्वविद्यालय सुधार प्रस्ताव लाया गया। लेकिन 1914 में चूंकि विश्व युद्ध चल रहा था तो उसको छोड़ दिया गया। फिर जाके 1917 में विश्वविद्यालय आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं को अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्ति किया गया था। ठीक है। फ्लड कमीशन के बारे में पूछा गया। फ्लड कमीशन जो गठित किया गया था ब्रिटिश शासन के दरमियान, फ्लड आयोग, ये किस, फ्लड आयोग, क्लाउड आयोग जो भी हो, किस लिए बनाया गया था? देखिए इसका सही जवाब, सेना पुनर्गठन, भूमि राजस्व, शिक्षित भारतीय बेरोजगारी में और स्थानीय स्वशासन में सुधार। तो इसका सही जवाब भूमि राजस्व से संबंधित है फ्लड आयोग। 1938 में बंगाल सरकार के द्वारा भूमि राजस्व आयोग का गठन किया गया, जिसमें फजलुल हक, बंगा प्रजा समिति, बाद में कृषक प्रजा पार्टी ने 1935 में जमींदारी प्रणाली को समाप्त करने और किसानों के अधिकारों को बात करने की भरपूर कोशिश की। फिर 37 में जब चुनाव हुआ तो उसमें भी कहीं ना कहीं 11 सूत्री जो घोषणाएं की गई थी उसमें भी एक बहुत मूल विषय था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी कहीं ना कहीं किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाई। हालांकि राजनीतिक रूप से तथ्य पर आधारित है, किसानों को वोट बैंक के लिए एक तरह से कोशिश किया गया था। अभी हाल में लेबनान में जो कुछ हुआ, बम फटा, उसके संबंध में 3R यानी वसूली, पुनर्निर्माण और फ्रेमवर्क के बारे में आपको बयान देना है। इसे यूरोपीय संघ EU, यूरोपियन यूनियन, UN और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या ये सही है? और इसकी अवधि 5 साल और ये जन केंद्रित है। विस्फोट ऑफ बेरूत बड़े पैमाने पर विस्फोटक के जवाब में लॉन्च किया गया था। तो ये तो सही है, ये भी सही है। रही बात 5 साल की अवधि के लिए, तो नहीं किया गया शायद, देखते हैं। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बी इज द राइट आंसर। बी में तो 1 और 3 है, 2 गलत है बिल्कुल। फोर्ट ऑफ बेरूत यूरोपीय संघ, UN और विश्व बैंक WO के सहयोग से बनाया गया है। ये लेबनान सुधार, रिकवरी और पुनर्निर्माण फ्रेमवर्क के तहत 2020 में पोर्ट ऑफ बेरूत को जो विस्फोट हुआ था उसको प्रतिक्रिया के रूप में 18 महीने की अवधि को ध्यान में केंद्रित, 18 महीना ना कि 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनी गुणांक से। गिनी गुणांक में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, क्या इंगित करता है? जब गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट, यू नो अबाउट दैट गिनी कोफिशिएंट? गिनी कोफिशिएंट असमानता और आय के बीच, एक तरह से कहा जाए तो जनसंख्या के बीच जो आय का वितरण है उसके बीच, अगर ये पॉपुलेशन है और ये इनकम है तो उन दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाता है। तो ये ग्राफ देखिए, अगर ऐसे ऐसे करके बन रहा है तो 10% के पास 10 रुपया, 20% के पास 20 रुपया, 30% के पास 30 रुपया, तो ये तो समानता का बोध करा रहा है। लेकिन गिनी गुणांक में असमानता भी तो बोध होता है कि अगर मानते ये रेखा समानता वाली है, पूर्ण समानता वाली है, तो
इसके नीचे और भी दिखाई हो सकती है जो असमानता दिखा रही है कि बता रही है कि गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू जो है वो 1 से जितना ऊपर जाएगा उसके बारे में क्या हो सकता है अगर वृद्धि हो तो, क्योंकि गिनी कोएफिशिएंट का वैल्यू जो होता है वो 0 और 1 के बीच में झूलता है। तो गिनी कोएफिशिएंट 0 जो होगा वो पूर्ण समानता को दिखाएगा, 1 जो होगा पूर्ण असमानता को दिखाएगा। तो पूर्ण असमानता कब उत्पन्न होगी? जब सरकार के द्वारा जो कोशिश किया जाएगा वो बेकार होगा, कुछ खास नहीं हो, तो सरकारी नीति ऐसी हो जो समावेशी नहीं हो और गरीबों और अधिक गरीब होगा, अमीर अमीर हो जाएगा। तो यही कारण है गिनी कोएफिशिएंट, उसी के बारे में जानते हैं हम लोग। तो गिनी गुणांक अमीर गरीब आय या धन विभाजन के लिए एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट सांख्यिकी उपाय है। असमानता का एक मापक है। ये धन या राष्ट्रों के बीच या राज्यों के भीतर भी हो सकता है। मूल्य रूप से 0 से 1 तक होता है, कहीं भी हो सकता है। शून्य सही, एक तरह से शून्य का वैल्यू जैसे बताया कि मैंने, शून्य जब होगा तो पूर्ण समानता होगी और 1 होगा तो पूर्ण समानता होगा। गिनी गुणांक समान रूप से वृद्धि इंगित करती है कि सरकारी नीतियां जो है वो समावेशी नहीं है। अगला प्रश्न भुगतान संतुलन से है। तो भुगतान शेष भुगतान, बैलेंस ऑफ पेमेंट में चालू खाते से संबंध में कौन कौन सा राशि शामिल हो सकता है? तो ऑप्शन है व्यापार संतुलन, सेवाओं का प्रेषण, निवेश और उधार। ये निवेश और उधार जो है, क्या ये करेंट अकाउंट में आता है? आई थिंक इट्स रॉन्ग। व्यापार का संतुलन और सेवाओं का प्रेषण, सेवा हो या फिर प्रेषण, जो रेमिटेंस हो, वो सब करेंट अकाउंट में आता है, जबकि ये कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। ओके, लेट्स सी। किसी भी देश का चालू खाता और उसके भुगतानों में 2 घटक होते हैं। एक तो पूंजी खाता होता है, दूसरा चालू खाता होता है। चालू खाते में व्यापार का संतुलन, यस, सेवाओं का संतुलन और रेमिटेंस होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कृष्णा बेसिन के साथ स्थित है, मतलब कृष्णा बेसिन, कृष्णा नदी उसके आसपास है। बांदीपुर, कुद्रेमुख और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कृष्णा नदी का बेसिन। चलिए, इसका सही जवाब बांदीपुर तो होगा नहीं क्योंकि यह कर्नाटक में है। कुद्रेमुख इज द राइट आंसर, नागार्जुन दिस द राइट आंसर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या पार्क जो है वो कावनी नदी और दक्षिण में इसके मैयार नदी है, उसके बीच में है, तो वो कहीं भी कृष्णा नदी के बेसिन में आ नहीं सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीपीसीआर, जो नोवल कोरोना वायरस है उसके परीक्षण में जो गोल्ड स्टैंडर्ड मानक है आरटीपीसीआर के संबंध में आपको बताना है कौन कौन सा कथन आरटीपीसीआर के कथन कौन कौन से संबंध सही है। ये एक संक्रमित रोगी में एंटीजन की उपस्थिति को परीक्षण कर सकता है, एंटीजन की उपस्थिति का जांच कर सकता है। ओके, आरटीपीसीआर के द्वारा सारस-कोव-2 के आरएनए को मतलब मल्टीपल करने के लिए पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल होता है और ये 90% से अधिक परीक्षण की संवेदनशीलता दिखाता है। ओके, 90% से अधिक, आई थिंक आरटीपीसीआर 90%। चलिए, इसका तीसरा ऑप्शन में एलिमिनेट करिए, 3 गलत है तो रही बात, और 2 भी गलत है क्योंकि ये पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन दे ही नहीं सकता है सारस-कोव-2। ओके, क्योंकि आरएनए जो है, ये जो आरएनए वायरस है, डीएनए आरएनए वायरस के यहाँ पर डुप्लीकेशन होता नहीं है, तो केवल और केवल एक सही है। वायरल संक्रमण की उपस्थिति का पता लगाने के लिए पीसीआर परीक्षण का उपयोग किया जा रहा है और रोगियों से एकत्र किए गए जो नमूने हैं उसके आनुवांशिकी सामग्री का पता लगाता है आरटीपीसीआर। हालांकि सारस-कोव-2 जो है वो एक आरएनए वायरस है और जिसे पीसीआर का उपयोग करके दोहराया नहीं जा सकता है, मतलब मल्टीपल नहीं किया सकता है। और
अब ध्यान रहे कि RT-PCR का परीक्षण संवेदनशीलता केवल और केवल 70% है, ना कि 90%। अगला क्वेश्चन है सिद्धि जनजाति के बारे में। अफ्रीका से उत्पत्ति हुई सिद्धि काफ़ी हद तक ये कर्नाटक, आंध्रा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में मिलता है और विशेष रूप से ये कमजोर जनजाति समूह में आता है। विच आर द करेक्ट अबाउट सिद्धि जनजाति? जी हाँ, इसकी उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है, इज राइट। लेकिन ये कर्नाटक, गुजरात नहीं, बल्कि पश्चिमी भारत, खास करके महाराष्ट्र, वाह सब यहीं आके विशेष रूप से ये PBTG में है, शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सिद्धि समुदाय को हब्सी और बत्सा जिसे समानार्थी शब्दों से जाना जाता है, अफ्रीका मूल का है ये। नेग्रोइड्स के मतलब नस्ली तनाव से मिलता है। नेग्रोइड, बंटू। सिद्धि जो है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम में रहते हैं, ठीक है। कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र में बहुत कम। 2003 में इसको केंद्र सरकार के द्वारा PBTG के रूप में माना गया है। UPSC के संदर्भ में प्रश्न बनाया जा रहा है। विच आर द करेक्ट ऑप्शन अबाउट UPSC? संविधान ने आयोग के तत्काल मतलब ताकत दिया है। संविधान ने आयोग को ही ताकत दे दिया है कि राष्ट्रपति इसके मामले में ध्यान रखे। संविधान ने UPSC के संबंध में जो पावर है, जो दिशा निर्देश है, उसको राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के जो कार्यकाल होते हैं वो 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष या फिर दोनों में से जो पहले हो। UPSC के अध्यक्ष हो या सदस्य हो, उसके वेतन भत्ते और जो पेंशन है वो भारत के समेकित कोष यानी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के माध्यम से दिया था क्या? विच आर द करेक्ट ऑप्शन? आई थिंक 1 2 3। संघ लोक सेवा आयोग भारत में एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है और इसका अर्थ है कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और सीधे संविधान के द्वारा बनाया गया है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में, ध्यान रहे 315 से 323 में UPSC की जिक्र है, उसकी शक्तियाँ, उसके कार्य, उसके सदस्य की संरचना, नियुक्ति, निष्कासन सबका बढ़ाया गया है संविधान के बारे में। और ये UPSC में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य होते हैं और आयोग की ताकत को निर्धारित करने का जो विवेक है वो पूरे तरह से राष्ट्रपति को छोड़ दिया गया है कि उसकी संरचना निर्धारित करे। आयोग के सदस्य और उसके कार्यकाल जो होते हैं सब कुछ वही 65 वर्ष या फिर 6 साल जो भी हो, दोनों में से जो पहले हो। और इनके कार्यकाल तो हो गए। वेतन भत्ते के बारे में, तो इसका वेतन भत्ता जो होता है भारत का कोष होता है, UPSC के लिए एक समेकित कोष होती है और उससे लिया गया जो वेतन है, भत्ता है, वो संसद के मत के अधिकार के अंदर नहीं आता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए IAS का प्रिपरेशन करने के लिए लगातार हम लोगों को इस तरह के सॉल्व करने पड़ेंगे। बने रहिए इस चैनल में। धन्यवाद।